जाता है, एक आता है माला पहनता है, नीचे जाता, तालियां बजती हैं, गाने बजते हैं, चल क्या रहा है। कुछ समय पहले जब मैं भी पहली बार मीटिंग में आया था तो ये सेम थिंकिंग ना मेरे दिमाग में थी कि ऐसा मतलब होता क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज मेरे अंदर थी, मेरे अंदर एक आदत थी कि मैं पैसे पटाने वाला आदमी हूं। अगर हम बस में बैठे हैं तो लड़कर झगड़कर किराया पूरा दिया तो सीट चाहिए पूरी, सही है? यस। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, खाना खा रहे हैं, पैसा पूरा देंगे तो खाना पूरा खत्म करना, छोड़ना नहीं है, सही है? देखो, अन्न का अपमान तो वैसे भी नहीं करते, फिर छोड़ेंगे। अगर किसी कुन्नड़ पर, नुक्कड़ पर, चाय की घुमटी पर भी चाय पीने गए ना, उधर भी अगर टेस्टी बहुत अच्छी नहीं बनी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक जगह हम चाय पीने गए थे, उसने शक्कर ज्यादा डाल दी। मैं ज्यादा लेता नहीं हूं शक्कर, तो मेरा था कि मेरे को नहीं, शक्कर ज्यादा नहीं लेना, बट हाथ में तो चाय आ गई थी। नीरज सर कहते हैं सर दूसरी ले लेंगे, फेंक दो। मैंने नहीं फेंकेंगे, पैसा दिया, कवर करेंगे, पूरी पिएंगे। तो अच्छी बात ये थी कि मैं जिस दिन मीटिंग में गया था तो मैंने, जब मुझे समझ नहीं आ रहा था ना, उस समय हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में हॉल को छोड़कर जाने का नहीं सोचा। मैंने सोचा जब पैसे पूरे दिए हैं तो अंत तक सुनकर जाएंगे। क्या ऐसे लोग इसमें बैठे हुए हैं मेरे जैसे? यस सर। वाकई में पैसा पूरा पटाएंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और दोस्त, इस बात की मेरी गारंटी है, जो अंत तक बैठा रहेगा आने वाले कुछ समय बाद वो भी मेरी तरह इस स्टेज पे होगा और यहां से बोल रहा होगा। दिस इज सचिन प्रजापति इन फ्रंट ऑफ यू। रहने वाला हूं मैं 20 भुजा देवी की पावन धरती बजरंगगढ़ से। आज से लगभग 5, 5.5, 6 साल पहले इस सिस्टम के साथ स्टार्टअप किया था। उससे पहले की जर्नी थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। आज जो मालाएं, ये मान सम्मान जो मिलता है, ये पहले नहीं मिला करता था। मेरे माँ बाप मजदूरी किया करते थे, गांव-गांव जाके ईंटें बनाते थे। आप में से कुछ लोगों ने अगर किसी को ईंटें बनाते हुए देखा होगा तो वहां होता यह है कि एक इंसान नहीं करता। अगर एक मजदूरी हमाली करने जाता है, सिर्फ एक जाता है, उसका पूरा परिवार घर पर रहता है। बट ईंटों का ऐसा काम है जिसमें पूरा परिवार को लगना पड़ता है। छोटे बच्चे भी है ना, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो फर्मा साफ तो फिर भी करके देंगे। तो मेरे छोटे भाई बहन, मेरी मम्मी, मेरी बहनें, ये सब लगी होती थी काम में। और हाँ, जब मैंने पढ़ाई चालू की उस समय मुझे घर पे छोड़ दिया गया और बोला गया कि तू पढ़ाई कर, शायद पढ़ लिख कर हमारी किस्मत बदल दे। पढ़ाई करवाना चालू किया और मुझे घर पे रखा जाता था। दीपावली होती थी, दीपावली के बाद में पूरा परिवार देव उठनी 11 पर पूरा परिवार चला जाता था टैक्सी में सामान भर के। उस समय जो सबसे बुरा लगता था वो ये होता था कि मेरे पापा 5 मिनट पहले बाजार चले जाया करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया सर इस पुरुष प्रधान देश में कि मर्द कभी रोते नहीं है, लेकिन जब घर छोड़ते हैं तो दर्द मर्द को भी होता होगा, दिखा नहीं सकते। शायद इसलिए मेरे पापा पहले मार्केट चले जाते थे कि मैं घर से टैक्सी में बैठ के नहीं जाऊंगा, टैक्सी वाला मार्केट में आ जाएगा, मैं बैठ के तब जाऊंगा। मेरी मम्मी की आंखों में आंसू होते थे, मेरी बहनों की आंखों में आंसू होते थे, और शायद मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं रोऊं या क्या करूं, क्योंकि बचपन होता था, जाते समय घर वाले पैसे दे के जाते थे। उस एज की बात कर रहा हूं। तो खुशी होती थी कि भाई पैसे मिल गए, लेकिन माँ बाप से बिछड़ने का दर्द तब समझ में आता था जब शाम को खाना खाने बैठता था। तब ये नहीं लगता था कि मम्मी पानी दे दो, मम्मी रोटियां लाके दे दो। जब पता चलता था अपन को ही बनाना है, अपन को ही खाना है, अपन को ही सब कुछ करना है। यस, ये मेरा पास्ट रहा है। उस समय जिंदगी में ऐसा दौर था, और समय एक चीज मुझसे हमेशा पूछा करता था कि ऐसा कब तक, ये क्यों? और मैं अपने आप से भी सवाल करता था, और कभी कभी गुस्से में, जब भी कभी उस ऊपर वाले, उस अल्लाह, ईश्वर या जो भी हम मानते हैं, उसके कभी सजदे में अगर सर झुका है तो एक ही सवाल पूछता था कि मैंने तेरे बाप का क्या बिगाड़ा था, मेरे घर के हालात ऐसे क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था। और शायद उसको मैं बचपन से कोसा था, उसको इतना बुरा लग गया, उसे इतना बुरा लग गया कि उसने मेरे दिमाग में क्लिक कर दिया कि जब मैं पहली बार उस मीटिंग का हिस्सा बना था, उस मीटिंग में मैं पूरा लास्ट तक बैठा, और लास्ट तक बैठने का अंजाम यह है कि आज आपके सामने कामयाब होके खड़ा हूं। पढ़ाई की,
आज इस सिस्टम में यहाँ पे मेरे जितने भी भाई बहन बैठे हैं ज़्यादातर सभी स्टूडेंट होंगे, सही है। हम 10th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, जान लगा देते हैं परसेंटेज बनाने में, सब कुछ छोड़ देंगे, मामा के लड़के की शादी छोड़ देंगे क्योंकि पेपर आ रहे हैं, बर्थडे पार्टी छोड़ देंगे क्योंकि क्या आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं। छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना, एग्जाम ज़्यादा जरूरी है, शादियाँ क्या है, कोई बात नहीं, भाभी से ही तो मिलना है, बाद में मिल लेंगे। ऐसी कई कुर्बानियाँ दी। 2013 में 10वीं पास किया, 90% था। हम में से ज़्यादातर लोग सपने होते हैं कि 90 वाली लाइन में, 80 वाली लाइन में आ जाए तो बस बारे न्यारे हो जाएंगे। यस, 90% बनाया। 2015 में 12वीं किया, मैथ सब्जेक्ट था, उसमें 88.8 लगभग 89% मैंने उसमें भी बनाया। अच्छा पढ़ने लिखने वाला था, लेकिन असली ज़िंदगी की शुरुआत ना 12वीं के बाद होती है। हमें दुनिया सिखाती है कि बस एक बार 12वीं हो जाए, परसेंटेज बन जाए, फिर देखो मज़े आ जाएंगे। लेकिन वो मज़े किसको आते हैं मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि जैसे ही कॉलेज के लिए जाते हैं फिर समझ में आता है कि अभी तक तो हम कुएं में और नदी में ही गोते लगा रहे थे। 12वीं तक तो क्या होता है, कुएं में और नदी में गोते लगा रहे थे, लेकिन असली समुंदर तो 12वीं के बाद मिलता है, जिसको हम कंपटीशन का बाजार कहते हैं। भाई तुम्हें कंप्यूटर नहीं आता तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम्हारा ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई बड़ा डिप्लोमा नहीं है, तो भाई साहब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही होता है। मेरे पास आगे डिग्री लेने के लिए, डिप्लोमा लेने के लिए पैसे नहीं थे। मेरे माँ बाप मजदूरी करते थे, और एक मजदूर का परिवार सिर्फ खाना पानी तक ही सीमित होता है, और उसमें ही अगर शादी आ जाती है। मैंने मेरे घर में पहली मुसीबत, पहला संकट 2006 में देखा था, जब मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई। 2006 में शादी हुई, उस दौरान कुछ लोगों से, कुछ रिश्तेदारों से उधार पैसा पापा ने लिया, और उधार लेकर जल्दबाजी में शादी की गई। क्योंकि गांव में एक परंपरा होती है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, दादाजी होते हैं, दादी होती हैं, कि इनका विकेट गिरे उससे पहले अगला खिलाड़ी तैयार कर दो, मतलब एक आध की शादी करवा दो। तो ऐसे जल्दबाजी में सिस्टर की शादी हुई, और शादी जब हुई थी तो जल्दबाजी में पैसा लिया गया, कर्ज हो गया था। शादी मई में हुई, अगस्त में मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए, तो उसमें भी फिर जो प्रोग्राम करते हैं, पिताजी के ऊपर और कर्जा चढ़ गया। एट दैट टाइम आई वॉज ओनली 8.5 years old गाय, मतलब 8 साढ़े 8 साल का लड़का था मैं उस समय। ज़्यादा समझ नहीं आती थी, 2006 की बात कर रहा हूँ, लेकिन कर्जा था। पापा को बिस्तर में लेटने के बाद खुली आंखों से छत की तरफ देखते देखता था, आंखें खुली होती थी और आंखों में डार्क सर्किल पड़ना चालू हो गए थे। वो शायद चिंता की वजह से थे कि कर्जा चढ़ गया। जैसे तैसे कर्जा पटाया। दूसरी ऐसी ही घटना 2015 में देखी, जब मैंने 12वीं क्लास किया। उस समय मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। जब शादी हुई तो मेरे पापा जी ने अपना मकान गिरवी रखा था। अब सोचिए, जिस मकान में आप रहते हो, सुबह पता चले कि कल हो सकता है पैसे नहीं पटाए ना, तो बेटा गया। ये जो ऊपर जो छत है ना, ये नहीं बेचने वाला। 2015 में देखा, लेकिन उस समय मेरा 12वीं हो गया था, और समझ में आने लगी थी कि नहीं, अब अपने पास वो समय नहीं है कि बस अपन घूमते रहें, वो अपन नहीं है जो बस मजे करते रहें, टाइम पास करते रहें। कहते हैं अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अरे भाई, जापान वाले की एवरेज इन एज 85 है, इंडिया वालों की एवरेज इन एज शायद 68 या 69 हो गई है ना, 69 या 68 के आसपास हो गई है। तो जिंदगी तो वैसे भी बहुत लंबी नहीं है, जो भी करना है जल्दी करना है। उस सोच के साथ स्टार्टअप किया। 89% बनाने के बावजूद भी मैंने एक स्कूल में पढ़ाना चालू किया। 2,500 रुपये मिलते थे, कोचिंग पढ़ाने की 10-12 हज़ार कमा रहा था, लेकिन उसमें ना तो घर का कर्जा पटा पाता था और ना माँ बाप को मजदूरी से फ्री करवा पा रहा था। एक सोच थी कि आज नहीं तो कल अपने माँ बाप का ये दर दर भटकना, गांव गांव भटकना बंद करवाना है, चाहे कुछ भी करवाना पड़े। मैंने मेरे कुछ दोस्तों से बोला कि भाई तुम शहर में रहते हो, मेरे लिए कोई काम ढूंढो, बस मुझे सुबह 7 बजे से ये 2 बजे तक स्कूल में मात्र 2,500 के लिए लगना पड़ता है ना, इससे छुटकारा दिलवा दो। और कहते हैं कि दोस्त जितने कमीने होते हैं उससे ज़्यादा वफादार भी होते हैं, और दोस्ती का रिश्ता शायद दुनिया में सबसे अनमोल होता है। मेरे कुछ दोस्त लग गए काम पे। बोले कैसा काम? डेली शाम को फोन लगाते थे, हाँ आज एक ऑफिस में गए थे, आज हमने देखा लेकिन तेरे लायक काम नहीं है, आज देखा है तेरे लायक काम नहीं है। ऐसे करते 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 1-1.5 महीना निकल गया। एक बार तो दोस्तों पे ज्यादा ही बन बैठा मैंने कि साले कमी नहीं हो तुम लोग, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, रास्ता नहीं ढूंढ रहे हो। मैंने कुछ भी मिले
किसी ऑफिस के कांच पे यदि अखबार मारने का काम भी करना पड़े ना सफाई का, मैं वो भी करने को तैयार था, क्योंकि जिससे कर्जा लिया था उसके फोन आना चालू हो गए थे। मैंने 10,000 12,000 एक्स्ट्रा मिल जाए तो मैं करूंगा, लेकिन कहते हैं कि वो ऊपर वाला आपके लिए तैयार बैठा है, बस उससे मांगना शुरू कीजिए। हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा, उससे मांगना चालू कीजिए। मैं दोस्तों से मांग रहा था, शायद एक दोस्त को ईश्वर ने कुछ सूझबूझ दी और उसके भैया कोई काम करते थे। एक दिन मेरे पास आया और आके बोलता है कि यार सचिन, काम तो है लेकिन मुझे नहीं पता, मेरे भैया और दीदी करते हैं, चल के देख ले, पल्ले पड़े तो ठीक है। अब मरता क्या ना करता। चले गए हम भी देखने, 3 बार भगाया गया मुझे। 3 बार बोला ये लेट हो गए हो, लेट हो गए हो, लेट हो गए हो। एक तो घर में परेशानी, कर्जा, ऊपर से दिक्कत ये थी कि ये सामने वाला काम नहीं बता रहा है, गुस्सा भी आ रहा था। चौथे दिन मैं 2 घंटे पहले पहुंचा, जाकर वहां पे इंतजार किया, देखने गए, कॉन्सेप्ट देखा, और दोस्त वो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं था। जिस कॉन्सेप्ट को मैं आज से लगभग 6 साल पहले देखने गया था, वो वही कॉन्सेप्ट था, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट, जो आज सपना मैडम ने आपको दिखाया। एक बार सपना मैडम के लिए क्लैपिंग हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को देखा, इस कॉन्सेप्ट के साथ में शुरुआत करी। 3 चीजें मैडम ने यहाँ पे आपको बताई हैं कि यहाँ पे 3 चीजें मिलती थी। पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, और तीसरा बिजनेस। बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा। पहली 2 चीजों से मतलब था ही नहीं, अपन तीसरी चीज के लिए आए थे। पैसा चाहिए, घर में कर्जा है ना, अपन पैसे के लिए आए थे। काम देखा, लेकिन तीनों चीजों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं होता, कहते हैं विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। सही है, सीखना पड़ता है। वो एजुकेशन की बेसिक, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, इंग्लिश डेवलपमेंट, मैनेजमेंट स्टडी, फोटोशॉप, कुछ बेसिक इंग्लिश के कोर्सेस हमें यहाँ से मिलते हैं। हेल्थ, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया। तो मुझे उसके भी लिए फायदा था कि हेल्दी रहना है, ताकि परिवार की सेवा कर सकूं, तो वो भी मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिलते हैं। आज मेरे फैमिली में लगभग सभी लोग कोई ना कोई MYL प्रोडक्टों का इस्तेमाल करता है और सभी हेल्दी हैं। क्लियर हुआ? ये चीजें मैंने लेना चालू किया। और तीसरा, मैंने पैसे कमाना चालू किया, लेकिन कॉन्सेप्ट से पहले समस्या यही थी, मैं हमेशा बोलता हूं, और ये उससे पहले जो गड्ढे, पत्थर, धूल उड़ती है ना, वो बहुत बुरा लगता है, बुरा वक्त है। लेकिन उसके बाद जब सड़क डल जाती है तो आय हाय मजा आ जाता है। सही है। अ गुड टाइम ऑलवेज कम इन अ बैड डेज। जब समय आया तो उस समय के दौरान एक चीज मुझे पता थी कि मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्त, शुरुआत करने के लिए 10% गुना में टेकरी सरकार जाते हैं, वहां बूढ़े बालाजी पड़ता है, वहां पे एक ठेला लगता है गणेश बर्गर पेटीज का, उस पे से 10% पे ब्याज पे पैसा उठाया। उससे पहले 70 लोगों से उधार मांगा, 68वें नंबर पे वहां पहुंचा था, उसने 10% ब्याज पे पैसा दिया। ब्याज पे पैसा लिया था आज से 6 साल पहले। शुरुआत करने पैसा नहीं था, लेकिन आज इस इंडस्ट्री की बदौलत, यहाँ पे मेहनत करने की बदौलत, आपका ये भाई 25 लाख से प्लस कमा के आपके सामने खड़ा हुआ है। दोस्त, जब शुरुआत की थी तो ज्यादा कुछ पता नहीं था। बजरंगगढ़ से गुना से बजरंगगढ़ टैक्सी पे, और टैक्सी की सीट पे नहीं, पटले पे बैठ के जाता था, क्योंकि 5 रुपए देता था, 10 लगते थे, 5 रुपए में पटला मिलता था। पाटले वाले कुछ होंगे पटले पे बैठने वाले, सही है, तो 5 लगता था। उस पटले पे बैठ के भी सफर किया, लेकिन आज इस सिस्टम और मेरे सीनियरों की बदौलत अपनी खुद की 9 लाख रुपए की रेनॉल्ट टाइगर कार से घूमता हूं। इस सिस्टम की बदौलत अभी पीछे मेरा एक बचपन का दोस्त बैठा हुआ है, और वो हम बात कर रहे थे, बोल रहा था कि अच्छा भाई दुबई जाने का काम चालू हो गया है। मैंने हाँ हो तो गया है। बोले तेरे पास पासपोर्ट है? जी हाँ, उसके साथ क्लासें शेयर की थी। लेकिन आपका ये भाई बड़े बड़े अमीर लोगों के साथ हवाई जहाज का सफर भी कर चुका है, यानी हवा में भी उड़ चुका है। लेकिन ये मेरे जिंदगी का असली अचीवमेंट नहीं है। गाड़ी, मैं नहीं मानता इसे अचीवमेंट। फ्लाइट में बैठा, मैं नहीं मानता इसे अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मेरे माँ बाप कर्ज मुक्त जिंदगी जीते हैं और आज मजदूरी नहीं करते, घर पे बैठते हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दोस्त, ये अचीवमेंट हासिल करने के लिए जिन लोगों के माध्यम से यहां पहुंचा है,
पहुंचा हूं मैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सबसे पहले उन दो लोगों का जिनको मैंने जबरदस्ती काम ढूंढने के लिए लगा रखा था और एक ने मुझे भाई के माध्यम से बताया था, और उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सपनों में आने वाले तेरा शुक्रिया, इस दिल को बहलाने वाले तेरा शुक्रिया। अरे कौन करता है इस मतलबी दुनिया में किसी की इतनी मदद। मुझे MYL डायरेक्ट सेलिंग में लाने वाले मिस्टर प्रवीण लहरी सर और पंकज लहरी सर, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। रास्ता बताया उन्होंने, उस रास्ते के साथ शुरुआत करना चालू किया। और हाँ, सपोर्ट करने के लिए बुरे दिनों में कहते हैं कि एक मसीहा हमेशा आपके साथ में आ ही जाते हैं, और मेरी जिंदगी में तो 3 मसीहा लोग थे। बुरे दिन ये थे जब मैंने काम चालू किया, बजरंगगढ़ से गुना आता था, मात्र 20 रुपए मिलते थे आने और जाने के। अगर बीच में नाश्ता कर लिया, सुबह 7 बजे निकलता था, 7 बजे निकलता था, शाम को 7 बजे घर पे जाता था। कोई कहेगा कि अरे सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, किसी के पास नहीं होता मेरे भाई, 24 घंटे ही हैं। मेरे पास भी नहीं था। सुबह 7 बजे निकलता था, शाम के 7 बजे जाता था। सुबह 7 बजे खाना नहीं खिलता, थोड़ा बहुत नाश्ता करके आता था, और इतनी जल्दी मम्मी को परेशान भी नहीं करना था, टिफिन नहीं बनता था, वो नाश्ते में आ जाता था। कभी कभी भूख लगाती थी तो आंखों से आंसू इतने आने लगते थे कि लोगों को बता नहीं सकता था। और उन दिनों में गुना सेंटर के नीचे, जो ट्रेनिंग सेंटर था, उसके नीचे पहुंच जाता था और वहां जाके लोगों से छुप छुपा के आंसू बहाता था। और उस समय में एक शख्सियत, पता नहीं क्यों इन्हें हर बार पता लग जाता था। कैसे पता लगता था मुझे आज तक समझ नहीं आया। पीछे पीछे सीढ़ियों से उतर के आ जाते थे, बोले ये रोने गया हुआ है, और पीछे से आके ऐसे हाथ रखते थे, बोले क्या हो गया भाई, यार तू रो रहा है। अरे मर्द कभी नहीं रोते, अंदर मर्द के कोई दाना नहीं है, मर्द रोएगा ही रोएगा। लेकिन ये कहते थे मर्द नहीं रोते, कैसी बात कर रहा है, चल क्या कर रहे हैं, सर भूख लगी है। बोले चल मैं चलता हूँ तेरे साथ में। वो इंसान हमेशा कभी नाश्ता करवा देते थे, कभी तो अपनी बातों से ही पेट भर देते थे। भाई तू टेंशन मत ले, एक दिन झंडे गाड़ देंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। और वो शख्सियत कोई और नहीं, हमारे इस हॉल में ही बैठे हैं। मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर सुनील रजक सर के लिए। थैंक यू सर। और एक बात और, सर ने बोला था कि भाई तू चिंता मत कर, एक दिन दोनों भाई मिलके झंडे गाड़ देंगे, और शायद सर आज झंडे गाड़ दिए हैं। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही मुझे साथ देने वाले मेरे एक और बड़े भाई, जो कभी कभी लड़कर झगड़कर प्यार कर हमेशा समझाते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा उनसे मेरी अनबन भी होती है। लेकिन हाँ, आज अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। रिस्पेक्टेड सीनियर, उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए। मिस्टर मनोज कुशवाहा सर और जीतू कुशवाहा सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। दोस्त, अब बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, और मैं बस कुछ शब्दों में बयां करना चाहूंगा कि वो इंसान मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। एक ऐसा शख्स जिससे मुलाकात आज से लगभग 5.5 साल पहले हुई थी, और वो मुलाकात भी कोई प्यार भरी मुलाकात नहीं थी, एक झगड़ा सुलझाने के लिए वो आए थे ऑफिस पे। पहली बार मुलाकात हुई थी जब मेरी अनबन चल रही थी मेरे एक सीनियर से, और वो आकर बैठे, उन्होंने नाम पूछा। पूरा लगभग 2-2.5 मिनट लगा था मुझे मेरा नाम बताने में। पैर ये कांप रहे थे, जीभ लड़खड़ा रही थी। उनके बारे में बताया गया था कि वो ये है, वो है, फलाना ठिकाना। और जब वो चल गए, और ज्यादा मन में लगा कि यार क्या मतलब पर्सनैलिटी, मतलब शानदार, सब कुछ ही एकदम मजेदार। तो डर भी लग रहा था अंदर से, ऊपर से लड़ाई की थी तो मैंने आज तो बैंड बजेगी। लेकिन वो एकदम उस शांत सागर की तरह थे जिसमें शायद कभी लहरें आई भी थी कि नहीं आई थी, मैंने तो नहीं देखा। उस शांत सागर की तरह आकर हर एक इंसान को अपने में समा लेने की काबिलियत रखने वाले उस इंसान से मेरी मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे बोला कि अभी तक जिंदगी में जिसके हिसाब से भी जियो 18.5 साल, वो सब कुछ भूलकर अगले 5 साल मेरे को दे दो, तुम्हारे घर की गरीबी, कर्जा, समस्याएं, परेशानी, ये सब कुछ तुमसे दूर कर दूंगा, ये मेरा वादा है। बस 5 साल जो मैं बोलूं वो करते जाना। हाँ,
आज मैं बोलता हूं इस स्टेज के ऊपर से, गुरुदेव ने जो बोला था शायद मैं उसमें से 100% नहीं कर पाया, कोशिश किया शायद 50% कर पाया, लेकिन उनकी 50% बातें वो मुझे 100% बोलने का मानने का कहते थे कि ये कर, लेकिन क्या होता है कि कभी हम नहीं कर पाते। 50% भी किया और 50% काम करके आज जो भी अचीवमेंट है उनकी बदौलत यहां तक मैं पहुंच चुका हूं। और दोस्त आज उन्हीं के लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं पत्थर हूं, अगर मैं पत्थर हूं तो वो शिल्पकार हैं, अगर मैं पत्थर हूं तो वो शिल्पकार हैं। आज मैंने जो भी अचीव किया है उसके पीछे मेरे गुरुजी जिम्मेदार हैं, गुरुजी जिम्मेदार हैं। थैंक यू सो मच गुरुदेव। एक बार